नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। न्यूज़ वन इंडिया ने दो खास डॉक्टरों से बातचीत की है जिनका स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है। एक डॉक्टर विराजराव कोरे, जो कि अब रूबी हॉल क्लिनिक में जेरियाट्रिक्स यानी कि वृद्धजन चिकित्सा के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं और बुजुर्गों की देखभाल, कार्डियक रिहैब और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। तो वहीं पर डॉक्टर प्राची साठे, जिनका क्रिटिकल केयर मेडिसिन की दुनिया में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आईसीयू शुरू किया और 25,000 से अधिक गंभीर मरीजों का इलाज किया है। ये दोनों विशेषज्ञ रूबी हॉल क्लिनिक की सेहतमंद दिशा को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनक दास और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी सबके लिए जाना बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य, चेतावनियां और समाधान। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विराजराव कोरे, कंसल्टेंट जेरिट्रिशियन, कोची परिसर में एक जेरिट्रिक फिजिशियन के रूप में अभ्यास कर रहे थे। एचओडी डॉक्टर प्रिया विजय कुमार के लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक्स के एक जूनियर फैकल्टी के रूप में उन्होंने बुजुर्गों के देखभाल के विभिन्न पहलुओं में पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पैराक्लिनिकल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। कार्डियोलॉजी में आईजीएमसी शिमला में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर पीसी नेगी के तहत काम किया है और अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद से कार्डियक रिहेबिलिटेशन में एक फेलोशिप भी की है। इसके अलावा हेल्प एज इंडिया के साथ सहयोग करते हुए वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई आउटरीच प्रोग्राम्स के भी हिस्सा रहे हैं। और उनके साथ उपस्थित है डॉक्टर प्राची साठे, एमडी इंटरनल मेडिसिन, एफआरसीपी लंदन FCCCM, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे और कंसल्टिंग फिजिशियन ने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में व्यापक प्रशिक्षण यानी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबर्ग से इंटरनेशनल फेलोशिप पर यूके में ट्रेनिंग की है। 1991 में वर्ल्ड क्लास कॉम्प्रिहेंसिव आईसीयू सेटअप करने के लिए वो भारत वापस आई और रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में 4 बेड वाला एक आईसीयू खोला जो अब 55 बेड वाला है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की फाउंडर और एक्स वाइस प्रेसिडेंट है और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस और पेपर्स में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर प्राची ने फर्स्ट ORCC कॉन्फ्रेंस भोपाल इंडिया में मूल शोध के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार भी प्राप्त किया है। IIT कानपुर के इनोवेशन ग्रुप के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानक का स्वदेशी आईसीयू वेंटिलेटर भी बनाया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। डॉक्टर प्राची, डॉक्टर विराजराव, आज मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ ऐसे सवाल है जिनके बारे में शायद हमारे दर्शकों को जानने की बेहद ज़रूरत है। तो डॉक्टर प्राची, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपके लिए पहला सवाल है, क्या आईसीयू में बुजुर्ग मरीजों को भर्ती करने के लिए कोई आयु सीमा है और आईसीयू में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों का क्या हाल है? Very nice meeting you, and it's very nice initiative to discuss about the geriatric population और बुजुर्गों के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है। मेडिसिन में हमने ये देखा है पिछले 30 सालों में समझो, ग्रेजुअली द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। कुछ साल पहले ऐसे सोचा जाता था कि अभी 60 के आगे है, 70 के आगे है, तो और क्या करना है, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। बट these days the elderly people are also so active, and if they take precautions and take their own efforts, they can actually maintain their health also well. But it may so happen that suddenly some pneumonia comes and they land up in ICU. So whether the patient is 80 years old or 80 plus also, if the basic health is good, he deserves to be in ICU because it is a reversible condition जिसके लिए हम ट्रीटमेंट देके उनका गुणवत्तापूर्ण आयुष वापस उनको मिल सकता है. So very frankly speaking, there is no upper limit what age patient should be admitted in the ICU. For example, आपको दादाजी वासवानी पता है? दादा वासवानी celebrated his 90th birthday in our ICU and he went home. ये ऑब्वियसली बहुत सुंदर चीज़ थी एंड आई डू अग्री विथ व्हाट यू सेड डॉक्टर प्राची, देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर अस। मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर विजयराव आपसे होगा। आप भारत में वृद्धावस्था के बारे में जागरूकता को किस तरह से आंकेंगे? पहले तो आज का कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम ही हमारा गवाही है कि जीरियाट्रिक्स और
बुज़ुर्गों की हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस हो रहा है। सो हम लोग ऑलवेज़ एक पॉजिटिव आउटलुक से ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, बट हैविंग सेड दैट अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, एट द लेवल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एट द लेवल ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे इस जागरूकता की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोग वर्क करना चाहिए। डॉक्टर प्राची, मेरा आपके लिए दूसरा सवाल। पिछले कुछ वर्षों में आईसीयू के मरीजों की जनसंख्या में क्या बदलाव आया है? The population or the demographics of ICU patients always represents what is happening in the society at large. So, as the society is developing or becomes a developed or evolved society, the longevity goes on increasing. So, when I went to UK for my own training, I could see the stark difference that in UK ICUs, the geriatric population used to be on an average age of 70 plus, and many such patients would be in the ICU, whereas in Indian ICUs we always would see younger population like road traffic accidents or some infections or some snake bites and things like that. But over the period, on one side we feel proud that India also is developing very well. The longevity in India has increased to an average age of 75 plus minus for men or women, and the quality of life also has increased to that extent. And that is how in ICU demographics we see that the average age of patients has increased, and the survival rates are also equally good. It is not 1:1 correlation that just because the age is more, the chronological age is more, the ICU outcomes are related to that. डॉक्टर विराज राव, मेरा आपके लिए दूसरा सवाल। कुछ विज्ञान कहते हैं कि हमेशा के लिए जीना संभव है। क्या ये इच्छित होगा और इसके नैतिक निहितार्थ क्या होंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं दैट इज़ एंटी एजिंग, और हमारा साइंस इज़ ऑल अबाउट पुशिंग द बाउंड्रीज। सो व्हाई नॉट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन दैट साइंस पुशेस फॉरवर्ड। तो इस तहत जो एंटी एजिंग के लिए मेडिसिन डेवलप की जा रही है, जिससे कि हमारी आयु को थोड़ा लंबा किया जाए या हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, तो इसके रिसर्च और डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। और वी आर एट द ब्रिंक, आई माइट से दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ काइंड ऑफ डिलेइंग द एजिंग, नॉट जस्ट पोस्टपोनिंग बट डिलेइंग द एजिंग। ये कहते हुए, हैविंग सेड दैट, इससे काफ़ी सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। द होल फैक्ट दैट एजिंग इज़ नॉट अ डिसीज़, कि बुज़ुर्ग होना ये बीमारी है, इसका तो इसे हमें अपनाना पड़ेगा, बट दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग द होल साइंस ऑफ एजिंग एज वेल एज द मेडिसिन ऑफ एजिंग। इससे का प्रॉब्लम्स जो आएंगे, एथिकल प्रॉब्लम्स जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी और जो जस्टिस या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बेसिक मेडिकल पिलर्स है। इस पे काफ़ी सारी आलोचनाएं या आलोचनाएं इससे आ सकती है अगर ये साइंस इतना डेवलप हो गया तो। डॉक्टर प्राची, आपके लिए अगला सवाल। ऐसे कौन से अग्रिम निर्देश हैं जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए? Agrim Nirdesh yani advanced directives. Just now he mentioned that even though the science is trying, it is still not possible to stop aging or reverse aging or stop death for that matter. But everybody is in a way fearful of death or scared of death. And if you ask somebody, they would say, no, we don't want to go in ICU and be on the ventilator for a long time. So the government of India and the Justice of India, actually they have given this law of advance directives that a patient can decide in advance that if such and such thing happens in his life, what should be the directive or what are the do's and don'ts. So for example, if there is an irreversible disease because of some bleeding in the brain which is not going to be reversible, then that life is prolonged, but there is no quality to life. It is not a meaningful life. It just becomes a vegetative life. So somebody, when he or she is in full control of his thought, would say that in such situations, please don't delay my life or prolong my life with artificial supports. And for this, one has to be very transparent with the near and dear ones, with the healthcare professionals who are going to help in such situation, and it has to be written down. It is considered as a legal document and it is honored. May not be 100% because sometimes there can be some reversibility according to the experience of the healthcare professional in that. But
most of the times advance directives are honored. So everybody has to take an initiative and write the advance directives. You also can write whether in such and such situation I would like to donate my organs to others. That also can become a part of advance directive. डॉक्टर विराज राव, आपके लिए अगला सवाल। सोशल मीडिया शायद अयोग्य अपेक्षाओं को बढ़ावा देता है कि बुढ़ापा कैसे दिखता है। इष्टतम और व्यवहारिक अपेक्षाएं क्या हैं इसकी? आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं दैट इज़ सोशल मीडिया का ज़माना है एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट सोशल मीडिया कैन प्ले बोथ द रोल्स. वन इज़ सपोर्टिव एज वेल एज द one which is hindering the spread of ideas. But aging should be a graceful one. Aging should be a healthy one. ये अगर मैसेज सोशल मीडिया से हमें पॉपुलेशन में पहुंचाना है तो इसके लिए हमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ द वे वी कैन यूज़ द सोशल मीडिया फॉर द राइट पर्पस, आई वुड से. डॉक्टर प्राची, मेरा आपके लिए अगला सवाल। वरिष्ठ नागरिकों को आईसीयू में जाने से रोकने के लिए आपकी क्या सलाह है? So there are some very small things. If we take care of it in time, patients need not go into ICU. Proper control of diabetes, proper control of hypertension, proper control of obesity, or taking care. If you have hearing loss, you should be very careful while going in traffic. So such small things are preventable things. And if we take care of those things, they will not land up in severe conditions. डॉक्टर विराज राव, आपके लिए अगला सवाल। बुढ़ापे में सबसे अधिक चिन्हित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है? बुज़ुर्गों में जो मानसिक समस्या है उसमें डिप्रेशन एक सबसे गंभीर डिसीज़ को माना जाता है एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑल्सो. अभी डिप्रेशन के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो लोग बुज़ुर्ग लोग अकेले रह रहे हैं, सोशल आइसोलेशन है, उसके चलते एंग्जाइटी है, राइट. सो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और जो मेंटली जो डिमेंशिया की बीमारी है जिसको हम स्मृति भ्रंश बोलते हैं, तो उसके चलते उस बीमारी के कारण काफ़ी सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हमें बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन ऑपरेशंस के बाद बुजुर्गों में दे डू गो थ्रू डिप्रेशन लॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बहुत कॉमन चीज़ भी है. क्या सरकार ने बड़ी उम्रदराज आबादी की इस चिंता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट हमारी सरकार ने पिछले कुछ सालों में आयुष्मान भारत ये स्कीम लॉन्च की थी. अभी फ़िलहाल ही में जो 70+ जो के बुज़ुर्ग हैं उनमें 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ चेक और पैकेजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स है इसको इंक्लूड भी किया है. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल इंडियंस. इसके अलावा हमारे पास सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रैवल में कंसेशंस है, बैंकिंग रिलेटेड कुछ उपलब्धियां है, और जो पेंशन्स है उसके भी कुछ फ़ायदे हैं. इस सभी के बारे में हमें बुज़ुर्गों को जानकारी होनी चाहिए. तो इस आयुष्मान भारत को कैसे अप्रोच किया जाए या फिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस बारे में अगर आपको कोई सलाह देनी होगी तो? जो भी बुज़ुर्ग इस सेवा का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसका तो प्रोविजंस ऑलरेडी है, और रूबी हॉल में आप अगर इसके इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करेंगे तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको दी जाएगी. हम जैसे जानते हैं कि करंट जनरेशन में बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज, ऑपरेशंस, बोटॉक्स और वो सब कराते हैं. तो क्या ये एक्चुअली यूज़फुल है? क्या इसका एक्चुअली कुछ लाभ होता है हमारे बॉडी पे, और इज इट अबाउट बीइंग यंग एट हार्ट? या जब बाहर से अच्छा दिखना, लाइक टर्निंग ग्रे हेयर इनटू ब्लैक by external means, does not mean that from internally you are not aging. And what should be our goal? The major goal should be that when you undergo CT coronary angio, your calcium score should be 0. So that is being young at heart. And that is what everybody should look at. So the lifestyle management is one of the most important things which will make anyone turn gray without actually aging fast inside. So maintaining your fitness, maintaining your health, maintaining your capacity to work, your zeal to work, to have purpose of life, and you have heard about Ikigai, I am sure. Yes. So something like that is what is going to take us towards graceful aging and enjoyable extended life. आज की करंट जनरेशन में
आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जेरियाट्रिक्स में या फिर बुजुर्गों की देखभाल में वो क्या एक योगदान दे सकते हैं? बुजुर्ग होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एवरीवन इज गोइंग टू गो थ्रू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग दैट aging and not trying to just defend it or unnecessarily postponing it by different measures is something that हम सभी ने avoid करना है. Again helping your seniors, I mean बुजुर्गों का help करना, उनको respect करना is one of the biggest reward that you can ever do or the greatest act that you can ever do. So इसी को हमें आगे चल के लेना है. मैं डॉक्टर प्राची साठे और डॉक्टर विराजराव कोरे से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और जेरियाट्रिक्स के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. और मैं ये आशा भी करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इसका कुछ लाभ होगा. न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से मैं कनक दास, धन्यवाद.